अब एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, लेकिन यह खबर एक संदेश के रूप में है जो कि हम सभी को इसके बारे में समझना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे आने वाले भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए तो महत्वपूर्ण है, आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ियों के लिए यह संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब समझते हैं इस चीज़ को। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि गुजरात के कुछ क्षेत्र एवं असम के कुछ क्षेत्र में भयानक बाढ़ चल रही है, बाढ़ की चपेट में है, वहाँ पर जान माल की हानि हो रही है, लगातार लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के घर उजड़ रहे हैं। एक तस्वीर ये हमने भारत की देखी, अपने भारत की। दूसरी तस्वीर ये भी है हमारे भारत की कि वहीं दूसरी तरफ देश का लगभग आधा भाग सूखे की चुनौतियों से गुजर रहा है, जो कि उपयुक्त कृषि के लिए उपयुक्त भाग है वह, जो कि सूखे से गुजर रहा है। तो हम भारत की कहीं ना कहीं आज की डेट में दो तस्वीर देख रहे हैं, जो कि एक चुनौती है और इस चुनौती को निपटने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा और इसके कारण को समझते हैं। यह कारण क्या है? दरअसल यह हम दो तस्वीर देख रहे हैं, तो इनके कारण क्या क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चीज़ बोली थी, अच्छी चीज़ बोली थी कि हम जब अंतरिक्ष पर पहुंच सकते हैं तो हम नदियों को आपस में जोड़ने का जो सपना देख रहे हैं उसको पूरा क्यों नहीं कर सकते। यह तो आसान है। एक जो बाढ़ से ग्रसित एक नदी है और एक जो दूसरी सूख रही है नदी, तो बाढ़ का पानी कहीं ना कहीं अतिरिक्त पानी है उसका, तो अतिरिक्त पानी को कहीं ना कहीं वो सूखी नदी में डाल सकते हैं ना वो पानी को। इसी तरह धीरे धीरे नदी जोड़ो जो परियोजना है इसका विस्तार कर सकते हैं हम जल्दी परियोजना को पूर्ण करने के लिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिससे जो सूखी नदी है वह भर जाएगी वो नदी। जैसे कैन बेतवा लिंक परियोजना भी चल रही है, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना चल रही है, तो ऐसी परियोजनाएं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फालतू पानी जा रहा है ना, बाढ़ का पानी वो फालतू जा रहा है। जिन नदियों में ओवर पानी चल रहा है तो उसका यूज हम कहाँ कर पाए, वो तो सीधे डायरेक्ट समुद्र में चला गया, समुद्र में जाकर खारा हो गया वो पानी, और वो पानी से केवल एक ही काम है कि घर में नमक आ सकता है, स्वाद के लिए हम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। दूसरा कारण है उर्वरक के, जो खाद्य उर्वरक है उसका जो हमने बहुत अधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। और आज दुनिया में भारत जो है भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन चुका है, सबसे बड़ा उपभोक्ता। और अगला कारण है नदी एवं तालाबों के जलों का हम संरक्षण नहीं कर पाते, वहाँ भी हम प्रदूषित कर देते हैं। तो अब जब वो प्रदूषित हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो सिंचाई के उपयोग तक का नहीं रहता पानी। और एक और कारण है लगातार ट्यूबवेल की संख्या का बढ़ना। अब ट्यूबवेल की संख्या ऐसी स्थिति है कि एक खेत है, 1 एकड़ में 2 एकड़ में दो ट्यूबवेल। अब जब एक की ज़रूरत है तो दो की क्या मतलब, अलग से कहीं ना कहीं जल का दोहन होगा। इसकी संख्या में एक नियम बनाया जाए, कोई नियम बनाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कि कितनी जगह पर कितने ट्यूबवेल होना चाहिए। लगातार होए जा रहे हैं, 5 एकड़ में 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो कहीं ना कहीं इससे जल का दोहन हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण जो सभी में हमें आगे बनाती है, सबसे बड़ी चुनौती है जनसंख्या वृद्धि। दरअसल जनसंख्या वृद्धि का जो चुनौती है वो तो हर मुद्दे की चुनौती है जनसंख्या वृद्धि, तो इस मुद्दे में भी हमने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वह बहुत कम है और हमारे पास जो जनसंख्या है वो भरमार है, बहुत जनसंख्या है।
तो संसाधन कम, जनसंख्या ज़्यादा, तो कहीं न कहीं संसाधनों पर दबाव बनेगा। क्योंकि आज घर में 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं तो पानी कम लग रहा है, घर में 5 लोग होंगे तो पानी ज़्यादा लगेगा। तो हमें यह सोचना होगा कि हमें 3 ही रहना है, हमें 5 की जगह नहीं है। हमें 5 की जगह तभी बनाना है जब कहीं न कहीं हमारे पास संसाधन खुद के स्वयं के संसाधन अधिक हों। यह एक देशव्यापी पहल है, राष्ट्र के लिए यह एक प्रमुख संदेश है। निदान कहीं न कहीं कारण के बीच में ही निदान छुपे हुए हैं कि जिस हिस्से में बाढ़ है और जिस हिस्से में सूखा है। तो जैसे कि हम ये 2 तस्वीर देख रहे हैं, तो यह दूसरे तस्वीर को हम क्यों ना एक कर दें कि इस प्रकार इस माध्यम से जल पहुँचाया जा सकता है। वही बात आ गई नदी जोड़ो परियोजना। हमें वर्षा के जल का इस प्रकार संरक्षण करना है कि जैसे वाटर हार्वेस्टिंग बना दें, हम घर के बारजा को थोड़ा आगे बढ़ा दें। और और जैसे और जैसे गली प्लग बना दें, जैसे रोड में गली प्लग है, मतलब जो पानी है, वर्षा का जल है, सीसी रोड में अवशोषण तो नहीं करेगा, फालतू बह जाएगा, उसके लिए मट्टी चाहिए, तो गली प्लग बन जाए। तो गली प्लग जब बनेगा तो नालियों के माध्यम से पानी मिट्टी में जाएगा और फिर मिट्टी में जाकर अवशोषण कर लेगा, तो कहीं न कहीं किसी न किसी के बोर में तो पहुँचेगा। तो वाटर लेवल तो समस्त क्षेत्र का बढ़ेगा। तो यह भूमिका निभानी होगी, स्थानीय स्तर पर भी निभानी होगी। और व्यर्थ रूप से जल को बहने से रोकना, चाहे वह खेत में सिंचाई हो, चाहे खेत भराव हो, खेत जल भराव हो। हमें बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से सिंचाई करना, वहाँ भी व्यर्थ जल को रोकना है। और हमारे जितने भी घरेलू कार्य हैं, वहाँ भी जो जल व्यर्थ बहता है, वहाँ से भी हमें रोकना है। खाना में कितना लगता है, नहाना भी हमें लिमिट का है, कम पानी से। और दूसरी बात, हमें संदेश भी देना है लोगों को कि हमें इस प्रकार जल का उपयोग करना है। और अत्यधिक मात्रा में हमें वृक्षारोपण करना है एवं जल प्रदूषण होने से हमें रोकना है। पहाड़ के किनारे सरकार को यह करना चाहिए, जितने भी पहाड़ हैं सभी के किनारे डैमों का निर्माण करना चाहिए, बृहद डैमों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि पहाड़ से पानी जब उतरता है तो मैदानों में फालतू बह जाता है। क्योंकि एक डैम के माध्यम से अगर वहाँ डैम बनेगा तो जल्दी पहाड़ का पानी डैम में भरेगा और नहरों के माध्यम से खेतों की सिंचाई दूर दूर तक की जा सकती है। और वह पानी जो है 12 महीना भरा रहेगा, एक बेर अगर बरसात में भर गया तो इन चीज़ों के माध्यम से हम जल संचयन कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। यह कहीं ना कहीं यह हमारा भी आह्वान होगा, सरकार का भी आह्वान होगा। सबके साथ मिलजुल कर जब हम 5 उंगली से एक मुट्ठी बंधेगी तभी यह प्रयास सफल हो पाएगा। किसी एक के प्रयास करने से यह सफल नहीं होगा। जब ग्राम में बदलाव होगा तो फिर शहर बदलेगा, जब शहर बदलेगा तो राज्य बदलेगा, राज्य बदलेगा तो देश बदलेगा। इसीलिए आपकी भूमिका मुख्य रूप से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में है, तो अगर आप ही बदलाव की सोच लें तो ऊपर तक बदलाव जा सकता है। बदलाव आपके अंदर ही करना है। जय हिंद, जय भारत।